हेलो गाइस, वेलकम टू देश विदेश ट्रेडिंग चैनल। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग फ्रेमवर्क के बारे में। ट्रेडिंग फ्रेमवर्क एक काफ़ी इग्नोर टॉपिक है। मींस हमें एक्चुअली ट्रेडिंग को अप्रोच कैसे करना है, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है, क्या क्या चीज़ें इग्नोर करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अब हमारे पास ट्रेडिंग फ्रेमवर्क में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स की बात करते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले जो हम 90% लोग बात करते हैं, हम ढूंढते हैं सब जगह कि कोई 100% एक्यूरेट स्ट्रेटजी, 90% विन रेट स्ट्रेटजी, कोई भी टाइप का, सिर्फ स्ट्रेटजी पे फोकस करते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि स्ट्रेटजी कौन सी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास स्ट्रेटजी। सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और इसको हम डिसिप्लिन भी बोल देते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन। अब हमारे पास अदर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, हमें यहाँ पे आ जाता है। हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस कि आपका सेटअप कैसा है, सेटअप क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी की। अब हमारे पास ये चार कंपोनेंट एक बेस कंपोनेंट, मीन्स ये चार कंपोनेंट आपके पास बेस है। फिफ्थ कंपोनेंट अगर आप बोलोगे, इसमें मैं डाल सकता हूँ से ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। ट्रेड मैनेजमेंट में क्या होगा, आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन आना है। आपका एग्जीक्यूशन किस किस चीज़ का एग्जीक्यूशन होता है, आपका एंट्री का एग्जीक्यूशन, आपका एग्जिट का एग्जीक्यूशन, और आपका पोजीशंस को मैनेज करना। पोजीशन को मैनेज करना कैसे मैनेज करोगे, एसएल ट्रेल, प्रॉफिट ट्रेल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है आपकी ट्रेड मैनेजमेंट में। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन, आपका एंट्री कहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, कहाँ पे एग्जिट प्लान कर रहे हो, कहाँ पे आप पोजीशन को मैनेज कैसे करोगे। एसएल ट्रेल कर लिया, प्रॉफिट ट्रेल कर लिया, पिरामिडिंग कर लिया, या पार्शियल बुकिंग कर लिया, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी ट्रेड मैनेजमेंट में। ठीक है, अब इन पांच कंपोनेंट को मैंने डिवाइड करना है कि किसका कितना इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में। सिक्स्थ कंपोनेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, से मैं ये बोल देता हूँ, इसको क्या बोला जाए, मैं वर्ड दे देता हूँ यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें मैं काउंट करूँगा यहाँ पे, मैं काउंट करूँगा यहाँ पे न्यूज़, ट्रंप के ट्वीट्स। ठीक है, ये भी एक कैटेगरी हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, ट्रंप के ट्वीट्स, वॉर, रिजल्ट्स, न्यूज़, डेटा पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं एक्सटर्नल फैक्टर में। एक्सटर्नल फैक्टर इन द सेंस मुझे बोलने का मतलब है कि ऐसे फैक्टर जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आप उस चीज़ों को गवर्न नहीं कर सकते या उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, इनको मैं बोल देता हूँ एक्सटर्नल फैक्टर। और ये हमारे पास, हम इनको काउंट कर लेते हैं, हमारे पास ये 6 कंपोनेंट हो गए। ठीक है, ट्रेडिंग फ्रेमवर्क में हमारे पास ये 6 कंपोनेंट हो गए। अब इनको वेटेज देता हूँ मैं। ठीक है, हम 90% लोग फोकस करते हैं सिर्फ स्ट्रैटेजी पे। हमारे पास ये कंपोनेंट के ऊपर कोई फोकस नहीं, साइकोलॉजी के ऊपर कोई फोकस नहीं, ट्रेड क्वालिटी के ऊपर कोई फोकस नहीं, मैनेजमेंट के ऊपर कोई फोकस नहीं, और इसके ऊपर हम फोकस कर भी नहीं सकते। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं अननोन फैक्टर, नॉट इन आवर कंट्रोल, इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी को मैं वेट देता हूँ 20%। ठीक है, अगर मेरा फ्रेमवर्क मुझे 100% किसी चीज़ को मास्टर करना है, ठीक है, 100% किसी चीज़ को टोटल सक्सेस रेट में काउंट करना है, तो उसमें पार्ट प्ले करेगा स्ट्रैटेजी ओनली 20%। ठीक है, 20% पोर्शन है
स्ट्रैटेजी का मीन्स आप इसमें कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो। आप कैंडल स्टिक, ठीक है, कैंडल स्टिक यूज़ कर रहे हो, कैंडल स्टिक में कोई कैंडल पैटर्न ढूंढ रहे हो, कोई चार्ट पैटर्न ढूंढ रहे हो, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई इंडिकेटर है, कुछ भी सारी चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, RSI, ROC, बोलिंजर बैंड, ADX वगैरह, वो सारी चीज़ें आती हैं स्ट्रेटजी में। और ये वेटेज देता है 20% ओनली, 20% ओनली। अब पहले मैं सारी बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि स्ट्रेटजी पे हमें इम्पोर्टेंस क्यों कम देना चाहिए। ठीक है, क्यों कम देना चाहिए स्ट्रेटजी पे हमें इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है हमारे पास, रिस्क मैनेजमेंट आता है, जिसमें हम वेटेज देंगे 30%। ठीक है, अब हमारे पास साइकोलॉजी और डिसिप्लिन आता है अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30%। मैं 20% इसको वेटेज दे देता हूँ। ठीक है, हमारे पास इसको आइडेंटिफाई करने का, ट्रेड सेट ऑफ क्वालिटी, किस टाइम पे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, कहाँ नहीं ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ों को मैं वेटेज देता हूँ 10%। यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 50, 70 और 80। ट्रेड मैनेजमेंट पे डायरेक्ट 10% का हमारे पास वेटेज रहेगा, 15% का, 15% का हमारे पास ट्रेड मैनेजमेंट पे फोकस रहेगा, और हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर पे 5% का फोकस रहेगा। ठीक है, अब एक एक करके इन सारी चीज़ों में डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर है जो 5% है, अननोन है। आप ट्रम्प के ट्वीट्स नहीं लिख सकते, आप कोई वॉर इनिशिएट नहीं कर सकते, आप किसी कंपनी का रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकते, आप किसी डेटा पॉइंट को पब्लिश नहीं कर सकते। मीन्स आप सिर्फ इन सारी चीज़ों के टेकर हैं, मेकर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जिसके पास पावर होगी वही ये सारी चीज़ें कर सकता है। कोई फेड का डेटा पॉइंट है, वो जो फेड के चेयरपर्सन हैं वही इस चीज़ को पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं आने वाली। ठीक है, अगर कोई सोचता है कि मैंने हिंदुस्तान टाइम्स फॉलो किया है, वहाँ पे किसी स्टॉक के बारे में न्यूज़ आ गई है, तो इसको मैं फटाफट बाय कर लेता हूँ, किसी कंपनी को ऑर्डर मिला है, इसको मैं फटाफट बाय कर लेता हूँ ताकि ट्रेड निकल ना जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास फर्स्ट हैंड नहीं आती हैं। ये सारी चीज़ें आइदर प्लांटेड होती हैं या ऐसे पर्सन की पावर में होती है जो आपके फेवर में कभी काम नहीं करने वाली। ना आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते, ना इसको आप रिपीट कर सकते, ना इसको आप फॉलो कर सकते। ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं, इसलिए मैं वेटेज देता हूँ 5%। इसको छोड़ देते हैं हम राम भरोसे। ठीक है, इसको हम ना प्रैक्टिस कर सकते ना कुछ कर सकते, इसको छोड़ देते हैं हम राम भरोसे, इस पर हम फोकस नहीं करेंगे। अब हम बाकी के 95% पे आ जाते हैं कि 95% बाकी का पोर्शन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रेड मैनेजमेंट को हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ट्रेड TM की बात आ जाती है। ट्रेड मैनेजमेंट में हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए। एग्जीक्यूशन एक फास्ट एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, या कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं, या किस टाइप का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। वहाँ पे आपकी एंट्री एग्जिट दोनों में आपको क्लोजिंग का वेट करते हो, या किसी लेवल को टच करने के हिसाब से, किसी कैंडल का हाई टूटने के लिए, या कोई ब्रेकआउट होता है, कोई पुल बैक होता है। ये सारी चीज़ें आपकी सबसे पहले एग्जीक्यूशन पे डिफाइन होती हैं। ठीक है, आप एग्जीक्यूट कहाँ करने वाले हो, कहाँ एंटर करने वाले हो, कहाँ एग्जिट करने वाले हो, कहाँ ट्रेल करने वाले हो, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी ट्रेड मैनेजमेंट में। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कोई ट्रेड प्लान, आप वेट करते रह गए और वहाँ पे एक शार्प बड़ी कैंडल आ गई और आप यहाँ एंटर कर रहे हो, जहाँ आपका SL बनना था 1% का, वहाँ SL बन रहा है 3% का। तो ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं अगर आपका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है। अगर आप एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं कर पाओगे तो आप ये स्लिपेज 2% के स्लिपेज इतने दोगे कि आपका कभी भी रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो पाएगा, और आप एक लॉन्ग रन में, एक इंडिविजुअल ट्रेड में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मल्टीपल एवरी ट्रेड में ये प्रॉब्लम होने लग रही है, तो एक ये लॉन्ग टर्म में आपको डाउनवर्ड जर्नी में ही लेके जाएगा। यहाँ पे हमने डिस्कस किया ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन, अगर जो भी आपके रूल है, एग्जीक्यूशन प्रॉपरली टाइमली होना चाहिए। अगर वो एग्जीक्यूशन आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है तो वहाँ पे आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, अगर प्लान के अकॉर्डिंग है तो वहाँ पे प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लोगे। ठीक है,
अब यहाँ पे आता है अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, ट्रेड सेटअप की क्वालिटी को बताना। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, मीन्स एक स्ट्रेटजी होती है, एक होता है हमारे पास ट्रेड सेटअप। ट्रेड सेटअप की क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, हम जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब जोन्स कौन से टाइप के जोन, ठीक है, एक जनरल हमारे पास मार्केट इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अप ट्रेंड आ गया और उसके बाद ये हमारे पास डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो हमारे पास जोन्स क्या क्या है, हमारे पास ये जोन है, 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 ये जोन है। पूरी ट्रेडिंग की फाइट इन्हीं जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए है। बाय लोअर सेल हायर, सेल हायर बाय लोअर। ठीक है, हर एक ट्रेडर की फाइट यही है कि मुझे ये जोन मिल जाए बाय करने के लिए, ये जोन मिल जाए सेल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन की क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना ही हमारा एक ट्रेडिंग सेटअप होता है। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करते हो, आप यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाते हो, आप सप्लाई डिमांड बनाते हो, आप एक तरह से एवरेज डायनेमिक जोन बनाते हो, मूविंग एवरेज के डायनेमिक जोन हो गए। ये सारे एक दूसरे के, एक बड़ी लिक्विडिटी हो गई, कोई पीओसी हो गया, कोई वैल्यू एरिया हो गया, ये सारी चीज़ों के आपके आते हैं एक सेटअप को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अच्छा है तो वहाँ पे आपको ये जोन मिल जाएगा, आपका सप्लाई अच्छा है तो ये जोन मिल जाएगा, डिमांड अच्छा है तो ये जोन मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट के नेम अलग अलग हैं, लेकिन काम क्या है कि एक जोन को आइडेंटिफाई करना, ये वाले जोन को आइडेंटिफाई करना, ये 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 जोन को आइडेंटिफाई करना, इन सब का काम है जोन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डायनेमिक जोन भी आ गई कि हमारे पास कोई एवरेज लाइन है तो यहाँ पे हमारे पास एक एवरेज जोन्स आते हैं, ये हमारे पास डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह काम करते हैं। सेम चीज़ हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, आपका डिमांड एंड सप्लाई, और आपके लिक्विडिटी, पीओसी, वैल्यू एरिया, ये सारे आपको एक लेवल बताते हैं या एक जोन बताते हैं। ठीक है, उस जोन पे आप अपना ट्रेड प्लान करोगे तो वहाँ पे उसकी क्वालिटी ट्रेड की चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये एक बेसिक है, हर एक चीज़ में हम सीखते हैं इसको, लेकिन हम इनको क्या करते हैं, इनकी क्वालिटी पे फर्दर जाते हैं। ये सबको पता है, सारे लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। अब कौन सा रेजिस्टेंस कैसा काम करेगा इसको जानना बहुत ज़रूरी है, कौन सा सप्लाई काम करेगा, कौन सा डिमांड काम करेगा, क्यों काम करेगा। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट बना दिया और यहाँ पे फिर सपोर्ट बना दिया, यहाँ पे फिर सपोर्ट बना दिया। अब एक ही छोटे से जोन में आप इतने बड़े बड़े बॉक्सेस बनते हैं, इतने बड़े बड़े बॉक्सेस, हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस बना देते हैं, तो खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि इसमें आएगा, इसमें आएगा, फिर वेट करते हैं, इसमें आएगा, फिर वेट करते हैं, इस वाले जोन से आएगा तभी मैं बाय करूँगा, लेकिन वो फर्स्ट जोन को टैप करके निकल जाता है, मे बी वो इस जोन को भी ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो आपको मार्केट में जोन्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जोन्स को आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले कोई भी, सबको पता है कोई भी पिन पॉइंट लेवल कभी नहीं होता है, हमेशा जोन होते हैं, लेकिन जोन को भी आप अनलिमिटेड बॉक्सेस मत बनाना, अनलिमिटेड विड्थ का बॉक्सेस मत बनाना, और ये आपके पिन पॉइंट जो लेवल होते हैं वो लाइंस के अकॉर्डिंग होते हैं। आपके पास जोन है, आपको मूव करना है टूवर्ड्स अ पिन पॉइंट लेवल। आइडियली 100% आप इस जोन की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन आप इसकी विड्थ तो कम कर सकते हो, ये कर सकते हो। आप लाइन को रिस्पेक्ट करना, एक प्राइस का चांसेस कम रहते हैं, लेकिन एक जोन को रिस्पेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप इस जोन की विड्थ थोड़ी कम कर सकते हो। हमें हमारी जर्नी क्या होती है, एक रेक्टेंगल बॉक्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट करना। मीन्स आप मेरा इसका बेसिक समझोगे कि अगर सबको पिन पॉइंट लेवल पता चल गए तो फिर ट्रेडिंग का मतलब ही कुछ बनता नहीं। हमेशा पिन पॉइंट लेवल क्या होते हैं, वो नीचे ब्रेक होते हैं, कैंडल क्लोज करती है, फिर ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर वो
पिन पॉइंट लेवल आपका जोन में आ गया, ठीक है, यहाँ पे कैंडल क्लोज करी और आपका जोन बना हुआ है, तो आपका ये वाला जो कैंडल क्लोज का लॉजिक है ये आपको उस ट्रेड से एग्जिट करना या आपकी एंट्री जो भी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे डिसीजन पेंडिंग होगा वो आपका बच सकता है, ठीक है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एक पिन पॉइंट लेवल को बना सकें। आइडियली कंडीशन है, बनता नहीं है, बट चाहते हैं हम वो चीज़ करना और उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी सबको चाहिए। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल जोन की बजाय हमें जोन की विड्थ को कम करना है, ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स की विड्थ को कम करना है। अब ये लिक्विडिटी जो लोग यूज़ करते हैं सेम काम यही करती है। लिक्विडिटी जनरली पिन पॉइंट होती है, पीओसी पिन पॉइंट होती है, वैल्यू एरिया, ये सारे पिन पॉइंट होते हैं, बाकी सारे हमारे पास रेक्टेंगल जोन होते हैं। अब इन सारी चीज़ों को रेक्टेंगल बॉक्स और जोन को कंपाइल करके आप प्रॉपर जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इन जोन को, अच्छे जोन को आइडेंटिफाई करना ही आपका होता है ट्रेड अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना या ट्रेड सेटअप की क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना। ये सारे तरीके हैं। मैं अभी ये सारे तरीके नहीं बताने वाला इस पर्टिकुलर वीडियो में, लेकिन कंपोनेंट्स मैं बताऊंगा सारी चीज़ें कि क्या क्या कंपोनेंट्स और किस किस तरीके से हमें सोचना है, ठीक है। तो 15% इस चीज़ का मैजिक है कि 15% इस चीज़ का लॉजिक है। अब बात आती है हमारे पास 10% जो हमारा ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, 10% इसकी बात आ जाती है। अब इसके बाद आता है साइकोलॉजी, जो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% वेटेज रहता है। अब साइकोलॉजी में क्या क्या आता है? साइकोलॉजी में आपका माइंड स्टेबिलिटी इन द सेंस कि आप लॉसेस से डरते नहीं हो, आप प्रॉफिट से ग्रीड में नहीं आते हो, ठीक है। दो ही इमोशन मार्केट में मेजर कैरेक्टराइज किया जाता है कि आप लॉसेस से डरो ना, प्रॉफिट से ग्रीड मत लाओ। अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए माइंड स्टेबिलिटी हो गया, मे बी आपकी स्ट्रेटेजी मल्टीपल टाइम्स आपके 6-7 ट्रेड बैक टू बैक लॉसेस देंगे, तो वहाँ पे आपकी माइंड का स्टेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो साइकोलॉजी में आपकी आगे माइंड स्टेबिलिटी, आपका डिसिप्लिन, कि जब तक आप का सेटअप ना बने तब तक आप ट्रेड प्लान नहीं करोगे, ये आपका डिसिप्लिन है। आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, ये आपका माइंड का डिसिप्लिन है कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, आपको टाइमली ये चीज़ काम करनी है, सारी चीज़ें डिसिप्लिन से काम करनी है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने का जो स्टेप्स हैं कि मुझे ये चीज़ें डिसाइड करनी है, ये चीज़ें रिलीजियसली फॉलो करनी है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके डिसिप्लिन में, ठीक है। तो इसको वेटेज सबसे ज़्यादा जाता है और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। अब इन दोनों का, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी से आप मोर देन 50% जो मैंने बोला कि आपको 100% किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो अगर आप इन दो चीज़ों पे फोकस करते हो तो आपका ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वर्क या एफर्ट टेक केयर हो जाता है, ठीक है। 50% आपका जो एफर्ट है, जो भी चीज़ आप सोच रहे हो वो 50% ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। ये आप डे 1 से शुरू कर सकते हो, ये आप टाइम के साथ बिल्ड होता है, ये टाइम एक्सपीरियंस के साथ ये बिल्ड होता है, ठीक है। टाइम एंड एक्सपीरियंस के साथ बिल्ड होता है, ये आप किसी से खरीद नहीं सकते हो, ठीक है। कैनॉट बी बॉट, ठीक है, कैनॉट बी बॉट। ये चीज़ें आप खरीद नहीं सकते किसी से। आप कोई भी कोर्स लेते हो, आपने 50,000 का कोर्स लिया, उस कोर्स में क्या क्या चीज़ें बता सकता है वो? स्ट्रेटेजी बता सकता है, रिस्क मैनेजमेंट बता सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ये बता सकता है, ये नहीं बताता कोई भी। ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करना है वो कोई नहीं बताता, और ये तो है ही अलग से। तो आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी के नाम पे वो आपसे 50,000 लेता है, ये आप किसी से खरीद नहीं सकते। तो रेस्ट 80%, 5% अननोन फैक्टर, तो 75%, ठीक है, 75% आपकी टोटल जर्नी का, जो कि वो सामने वाला कवर ही नहीं करता। जनरली स्ट्रैटेजी कवर कर दिया या 50% कवर कर दिया। मैं से रिस्क मैनेजमेंट का बता देता हूँ, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज कम्स विद साइकोलॉजी, ठीक है। तो इन दोनों का थोड़ा सा ही मैं करूँगा। मैं टोटल इसको जो आप पे कर रहे हो 50,000, मैं जनरली 30% कॉन्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कि आपकी जर्नी का जो भी आपने पे किया है, सिर्फ
परसेंट ही आप उस पर्टिकुलर कोर्स से ड्राइव कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो अननेसेसरी आपको हैवी महंगे कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे कि मैं 1 लाख का कोर्स खरीद लेता हूँ और डे वन से मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप 1 लाख का खरीदो, 10 लाख का खरीदो, जितना मर्जी महंगा कोर्स खरीदो, आपको सिर्फ वो 30 से 40% की ही पॉसिबिलिटी देगा कि आप सक्सेस हो सकते हो या नहीं हो सकते। बाकी 60% आपको प्रैक्टिस करना है, खुद मैनेज करना है, सारी चीज़ें खुद के माइंड के ऊपर हैं। ठीक है, जो भी आप पे कर रहे हो तो वो सिर्फ कंट्रीब्यूट करेगा 30 to 40% ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, तो आप प्राइस टू एफर्ट का वेटेज दे के आप किसी कोर्स को देख सकते हो कि मुझे किस प्राइस पे क्या एफर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी कोर्स की वर्थ। ठीक है, किसी भी कोर्स की वर्थ कैसे फाइंड आउट करना है कि मुझे अगर मेरी जर्नी का सिर्फ 30% मिल रहा है तो मैं उसके 50, 60 या 1 लाख क्यों दूँ। सिंपल सा लॉजिक है, मैं क्यों दूँ इतने पैसे एक चीज़ का, जो चीज़ मेरे सिर्फ 25 to 30% काम करने वाली है, वो सारी किसी भी बुक में मिलती है। सब चीज़ें किसी भी बुक में मिल जाती है, जो कि बुक 2500 से लेके अच्छी बुक्स 2500 से लेके 5-6 के तक एक अच्छी बुक आ जाती है जिसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कोई भी आपको कोर्स बेच रहा है वो सारी चीज़ें किसी भी एक बुक में मिल जाती है। ठीक है, तो कभी भी कोर्सेज की कॉस्ट डिफाइन करते हो तो इस तरीके से आप डिफाइन करना चाहिए कि मेरा इसमें वर्थ कितना है, इस पर्टिकुलर कोर्स का वर्थ कितना है। अब बात आ जाती है, मैंने साइकोलॉजी की बात की, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आप मैंने क्या क्या करना है, आरएम की बात कर लेता हूँ मैं। रिस्क मैनेजमेंट, अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, आपका एसएन, आपका पोजीशन साइज। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो मैंने इन दोनों को कैलकुलेट करने का है, एक बेसिक मैथ इसमें मैंने समझाया है। ठीक है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या क्या चीज़ें हैं, और आपकी जो स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें डिफाइन होगी। आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, अगर से 50% एक्यूरेट है तो मैं 1:2 भी लेता हूँ तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, 1:2 भी लेता हूँ तो भी काम हो जाएगा। अगर एक्यूरेसी कम होती जाती है तो हमारे जो रेशियो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, वो बढ़ना चाहिए। से 30% एक्यूरेसी है और मैं 1:2 ले रहा हूँ, 1:2 ले रहा हूँ, तो उसका कुछ लॉजिक नहीं है। मीन्स अगर 10 में से मैंने 3 आवर कैप्चर किया और अगले 7 ट्रेड्स में मैंने 7 आवर लॉस कर लिया तो नेट 4 आवर का लॉस है। तो आपकी अगर स्ट्रेटेजी 1:2 है, 30% एक्यूरेसी है और आप रिस्क रिवॉर्ड टारगेट कर रहे हो 1:2, तो आप नेट लॉस में जा रहे हो। ठीक है, अगर आपका से आपका एक्यूरेसी है 50%, से 50% आपका एक्यूरेसी है, 10 ट्रेड्स में से आपके 5 ट्रेड ठीक है, तो 5 आवर और आपके यहाँ पे नेक्स्ट मीन्स आपके पास अगर 2 आवर मैं कंसिडर करता हूँ, 2 आवर। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 6 आवर का आपका प्रॉफिट होगा। मीन्स 1:2 अगर टारगेट किया है तो 6 आवर का प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे जो आपके रेस्ट ट्रेड है, ठीक है, वहाँ पे 7 आवर का लॉस होगा, तो नेट आपका 1 आवर लॉस में जाएगा। ठीक है, 1 आवर लॉस में जाएगा। अब यहाँ पे 50% एक्यूरेसी है 1:2। अब 1:2 में है आपके पास, अगर 5 आपके ट्रेड ठीक गए हैं तो यहाँ पे आपके पास रिवॉर्ड हो गया 10 आवर का, और 5 लॉस गए हैं तो 5 आवर का आपके पास लॉस हो गया, तो ये माइनस करके आपके पास नेट गेन आता है 5 आवर। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करनी है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है और स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी क्या है। अगर स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी कम है, वो भी प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन उनका रिस्क रिवॉर्ड 1:10, 1:20 इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रहता है। अगर आपकी एक्यूरेसी 70% है, से आपकी एक्यूरेसी 70% है, तो आप 10 में से 7 ट्रेड्स आप ट्रेड कर रहे हो। इवन अगर 1:2 का स्ट्रेटेजी है तो आपके पास कितना फैक्टर होगा, 14 आवर और -3 आवर, तो 11 आवर आपको मिल रहा है। ठीक है, 1:2 में। तो यहाँ पे अगर 1:1 भी करते हो, 1:1 में आप तब भी प्रॉफिटेबल हो अगर आपकी स्ट्रेटेजी 70% एक्यूरेट है। तो यहाँ पे 1:1 में अगर 7 आवर मिल रहा है
और 3 आवर लॉस हो रहा है, तब भी आप 4 आवर प्रॉफिट में निकाल लोगे। तो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा स्ट्रैटेजी से लिंक होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट क्या है। ठीक है, विन रेट आप बैक टेस्ट कर सकते हो, मैनुअल टेस्ट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्ट कर सकते हो, जैसे मर्जी आपको टेस्टिंग मिलती है वो आप कर सकते हो एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का फाइंड आउट करने के लिए। अब आपको रिस्क रिवॉर्ड आता है ट्रेड मैनेज ये इसमें रिस्क मैनेजमेंट में। आपने पोजीशन साइज निकाला, आपने एसएल निकाला, ठीक है, उसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट में ही हमने बात की थी कि पिरामिडिंग वगैरह वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं। अब हमारे पास आ जाती है स्ट्रेटजी, लास्ट पार्ट है हमारा स्ट्रेटजी का। अब मैं सबसे कम टाइम स्पेंड करता हूँ स्ट्रेटजी पे, कोई भी स्ट्रेटजी पकड़ लो, ठीक है, क्योंकि इस पर सबसे कम टाइम और एफर्ट लगाना चाहिए। मैं बताता हूँ इसका रीज़न। ठीक है, आपके पास स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट कितने हैं? इन्फानाइट। आपके पास निफ्टी, गोल्ड, बीटीसी, निफ्टी के 50 कंपोनेंट स्टॉक्स वगैरह 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, तो स्क्रिप्ट इन्फानाइट है। स्क्रिप्ट के टाइम फ्रेम्स इन्फानाइट है। 1 मिनट से, सेकंड से लेके मिनट, आवर, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, जितना मर्जी है, तो ये सारी चीज़ें इन्फानाइट है। उसके बाद आपके पास आते हैं इंडिकेटर्स, इन्फानाइट है। ROC, RSI, बोलिंजर बैंड, ADX, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, हाफ ट्रेंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर में इन्फानाइट है। अब इंडिकेटर में एग्जांपल और भी दे देता हूँ मैं, इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट है यहाँ पे। तो मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, EMA, WMA, हाफ EMA, T3, जी लैग बोलते हैं उसको शायद, जी लैग, टेमा, डेमा। मैं मूविंग एवरेज के ही अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइप्स, ठीक है, 20 टाइप्स, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों, सारी एक दूसरे से सिग्निफिकेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। ठीक है, टाइम फ्रेम इन्फानाइट हो गया, स्क्रिप्ट इन्फानाइट हो गई, इंडिकेटर इन्फानाइट हो गए, और आपको इन ये सारी चीज़ें कंबाइन करके कॉम्बिनेशन में, ठीक है, कॉम्बिनेशन में, ठीक है, कॉम्बिनेशन में बनाना है कोई भी स्ट्रेटजी, इनके सारों के कॉम्बिनेशन में। तो अगर किसी को परम्यूटेशन का मीनिंग भी पता है, सिर्फ मीनिंग भी पता है, तो उसका दिमाग फेल हो जाएगा। ठीक है, इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे एक EMA, और सिंपल ये एग्जांपल लिया ना, एक इंडिकेटर मूविंग एवरेज। अब इन सारी चीज़ों की लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ या पीरियड बोलो, इन सारी चीज़ों की लेंथ होती है। तो सिर्फ एक इंडिकेटर, इसमें से आपके ट्रेडिंग व्यू में मे बी 100 इंडिकेटर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मे बी 400-500 इंडिकेटर, और कस्टम इंडिकेटर्स की तो बात ही मत करो। 100 इंडिकेटर मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, 100 इंडिकेटर में एक इंडिकेटर को उठाता हूँ मैं, ठीक है, एक इंडिकेटर में, उसमें मूविंग एवरेज मैंने उठाया कि मूविंग एवरेज के यूज़ करूँगा, उसके 20 टाइप्स हैं। ठीक है, 20 टाइप्स मिनिमम है। 20 टाइप्स की अगर मैं लेंथ की बात करूँ, 1 से लेके आप 200 तक कोई भी लेंथ उठा लो, तो आप समझ रहे हो कि एक इंडिकेटर के 20 टाइप्स हैं। 20 टाइप्स के मे बी 200 कॉम्बिनेशन, 200 पॉइंटर्स हैं। ठीक है, 200 पॉइंटर्स है या डेटा पॉइंट्स है, जिसके आप इन एंड अराउंड प्ले कर सकते हो। तो मीन्स इतनी सारी चीज़ें जो एक इन्फिनिटी, बिग इन्फिनिटी बन जाती है आपकी, जिसको आप कभी कर ही नहीं सकते, मीन्स कभी भी परफेक्ट बना ही नहीं सकते इस चीज़ को। आप कितने भी कॉम्बिनेशन बना लो, परफेक्ट बना ही नहीं सकते इस चीज़ को। तो आप इतनी सारी चीज़ों को, जबकि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ 20% मेरे एफर्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा है कि मेरे उस प्रोजेक्ट की सक्सेस होने के रेट कितने हैं, उसमें सिर्फ 1/5 पार्ट प्ले करता है, तो मैं कुछ भी उठा लूँगा। मैं मूविंग एवरेज उठा लिया, मैं EMA उठा लिया, या मूविंग एवरेज उठा लिया, मैंने WMA उठा लिया, सिर्फ उठा के उस पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, उस पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी वगैरह वो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरी एक्यूरेसी या मेरा टाइम बच सकता है। बहुत केसेस में मेरा टाइम और एफर्ट बहुत बच सकता है। और आफ्टर
आफ्टर 100 to 150 ट्रेड्स, 100 to 150 ट्रेड्स कोई भी इंडिकेटर पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उस इंडिकेटर को समझ चुके हो। डे वन से आपको वो इंडिकेटर ईजिली, इवन देखने में लगता है कोई इंडिकेटर सिंपल है, कोई भी इंडिकेटर सिंपल नहीं होता, इवन सिंपल मूविंग एवरेज भी सिंपल नहीं होती। तो कोई भी डे वन पे आपका कोई भी इंडिकेटर आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। आपको 100 to 100 ट्रेड्स मिनिमम करने पड़ेंगे उसको समझने के लिए। उसके बाद कोई भी इंडिकेटर हो, मूविंग एवरेज हो, RSI, ROC, ADX, वो सब चीज़ आपके फेवर में जाने लग जाएंगी आपके 100 to 100 ट्रेड्स के बाद। तो इस चीज़ पे इतनी इन्फिनिटी कॉम्बिनेशन पे टाइम और एफर्ट वेस्ट करने के बजाय इवन आप कोई भी रैंडम इंडिकेटर भी उठाओगे, उस पर 100 to 100 ट्रेड्स प्लान करोगे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके, तो आप इनफ उस पर्टिकुलर इंडिकेटर के बारे में A to Z जान चुके होंगे। ऑब्जर्वेशंस इज़ इम्पोर्टेंट। आपको अपने माइंड को, अपने आई को ट्रेन करना है कोई भी इंडिकेटर के बेस पे। अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हो, आप प्राइस एक्शन यूज़ करते हो, तो उसमें अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको टाइम और एफर्ट कम देना है, बिकॉज इसका प्रोपोर्शन टू योर सक्सेस इज़ वेरी लेस, ठीक है। तो ये हमारा था एक मेजर ट्रेडिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। ये हमारा एक ट्रेडिंग फ्रेमवर्क हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, किसका वेटेज कितना है वो सारी चीज़ें हमने कर लिया, ठीक है। अब बात आती है कि एक रिवीजन टाइप में, या एक मैं मार्केट का कंटेक्स्ट वगैरह बता देता हूँ कि मार्केट को अप्रोच कैसे किया जाता है, ठीक है। एक मार्केट को रिकैप भी हो जाएगा, लेकिन एक डिफरेंट वे से, ठीक है। जस्ट अ मिनट। आई थिंक नेक्स्ट सेशन, एक और सेशन लेता हूँ, उसमें मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।